तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं, अब सेल्स इन पैरेलल इसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए सेल्स इन पैरेलल में क्या होगा, जब कोई भी जो सेल है या सभी सेल्स हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड हो या एक पॉइंट से कनेक्टेड हो और नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो सभी का। तो यानी कोई दो पॉइंट मान लीजिए, ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब यहाँ पर चाहे कितनी भी सेल आप ले आइए, कितनी भी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल सभी सेल्स का एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हो ए से, नेगेटिव सभी सेल्स का दूसरे पॉइंट बी से कनेक्टेड हो, चाहे कितनी भी सेल हो। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो देखिए कुछ इस प्रकार हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट बी वन है हमारा एक, और ऐसे ही दूसरा पॉइंट है बी टू। तो बी वन पॉइंट से दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और बी टू से दोनों सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, नेगेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें होगा क्या, जो सेल ई1 है वो अपना करंट मान लेते हैं आई1 पैदा कर रही है, और आई1 करंट ड्रॉ किया जा रहा है, आप ये भी कह सकते हैं ई1 सेल से, और ई2 सेल से आई2 करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये दिखाया गया है आई1 आई2। तो आपको पता है कि जब ये बी1 पॉइंट पे आएगा तो आई1 और आई2 दोनों जुड़कर आई करंट हो गया, जो कि ए की तरफ जा रहा है। तो इधर सी पॉइंट से भी आई करंट अंदर आ रहा है, यानी ये सी आप ऐसे मान सकते हैं कि जो पॉइंट आपका ए है वो इस तरह से यहाँ जो पॉइंट सी आएगा उस सी से कनेक्टेड है। तो ये करंट आई यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से सी से वापस बी2 आएगा और फिर बट जाएगा आई1 और आई2 में। ये दिखाया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल के दिखाए गए हैं R1 और R2 साथ में। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं E1 सेल के अक्रॉस, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1 सेल के अक्रॉस कितना होगा, E2 के अक्रॉस कितना होगा। तो वो होगा VB1 B2, VB1 B2। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप लिख सकते हो V, और ये वैल्यू आपकी होगी VB1 - VB2, क्योंकि B1 हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और B2 नेगेटिव से। तो B1 आप ये कह सकते हैं कि B2 के कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल होगा। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो VB1 - VB2 आप इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू V। और ये होगा क्या, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा V होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, E1 - I1 R1, ये मैं पीछे भी समझा चुका हूँ। तो जो भी सेल आप ले रहे हो उसके ईएमएफ में से कुछ ड्रॉप हो जाएगा ये वोल्टेज का, और वो कितना होगा, जितना उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा उस करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वही किया इन्होंने, पहली सेल की ईएमएफ ई वन में से आई वन आर वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मिल गया आपको वी। क्लियर? अब देखिए यहाँ से अब आप आई1 निकाल सकते हैं। तो आई1 आ जाएगा E1 - V/R1। सिमिलरली हम I2 को कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी आपका देखिए, क्योंकि B1 B2 जो टर्मिनल है दोनों ही सेल के लिए कॉमन है, क्योंकि हमने बताया पॉजिटिव टर्मिनल सभी सेल का एक साइड, नेगेटिव एक साइड, तो वो जो टर्मिनल है सभी के लिए कॉमन होंगे। तो सेम बोलने में ये भी क्या आएगा, ये भी आपका आएगा VB1 B2, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड सेल के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपका, आप इसमें नेमिंग कर सकते हैं। अब आपको पता है टर्मिनल दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, तो अलग अलग B1 का पोटेंशियल B2 का पोटेंशियल ये थोड़ी कि E1 के कारण अलग होगा E2 के कारण अलग होगा। अगर E1 के कारण VB1 आपने लिखा है इसको, तो E2 के कारण भी पॉइंट तो वही सेम है, तो ये VB1 ही कहलाएगा। तो सेम, यानी फिर से पोटेंशियल डिफरेंस
आप पहली सेल के अक्रॉस v निकालते हो तो दूसरी सेल के अक्रॉस भी v ही आएगा, क्योंकि VB1 और VB2 की वैल्यू दोनों ही केस में, दोनों ही सेल के लिए सेम है। तो दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, VB1 माइनस VB2, तो दोनों में ही सेम आंसर v मिलेगा। तो ये जो VB1 B2 फॉर सेकंड सेल आया है, ये किसके बराबर आएगा, VB1 B2 फॉर फर्स्ट सेल। तो हम इसकी वैल्यू भी क्या लिखेंगे, v की वैल्यू, तो VB1 माइनस VB2, और ये क्या आ जाएगा, अब सेकंड सेल के लिए बात चलिए तो सेकंड सेल की EMF माइनस में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से जितना करंट, और आई और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करंट, और तो E2 माइनस I2 R2। तो ये देखिए, ये मिल गया आपको फॉर्मूला, यहाँ से I2 आ गया, E2 माइनस V बाई R2। अब I क्या है, I जो I है वो है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 I है। तो ये वैल्यूज आप दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो हमने पुट कर दी I1 की भी और I2 की वैल्यू भी। अब यहाँ पर जो R1 है उसको E1 के बटे में अलग से लिख दीजिए, V के बटे में अलग से लिख दीजिए, R2 को भी E2 के बटे में अलग से और V के बटे में अलग से सेपरेट कर दिया। अब E वाली टर्म्स अलग कर दीजिए, V वाली अलग, तो V कॉमन आ जाएगा और 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, माइनस V कॉमन लेके। और ये पहली ब्रैकेट में जो दिखाई दे रहा है इस वाली में E1/R1 प्लस E2/R2। तो ये समझ गए होंगे आप कैसे आए ये फॉर्मूला, ये आप सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। तो यहाँ से अब V 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसका एलसीएम आप ले सकते हैं R1 R2, तो R2 प्लस R1 बाय में R1 R2 आएगा। तो इसे आप दूसरी तरफ ले जाइए और I को इधर ले आइए, तो ये वाली जो टर्म है आप इसको इधर I की जगह पे ले जाइए और I को इसकी जगह पे ले आइए। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको मिलेगा V R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। ये क्या, ये यहाँ का भी हमने क्या ले दिया, एलसीएम ले दिया, माइनस I। तो अब ये जो आपको दिखाई दे रही है ये टर्म R1 प्लस R2 बाय में R1 R2, इसको दूसरी तरफ ले आइए, दूसरी तरफ यानी ये जो इक्वेशन है इस पूरी को डिवाइड कर दीजिए इससे। इस पूरी को डिवाइड करने पर आपको मिलेगा, तो देखिए यानी हमने इस पूरी को इस पूरे के बटे में ले आए, यानी एक बार इस पूरी पहले वाली को भाग दे दीजिए R1 प्लस R2 बाई R1 R2 से, तो आपको देखेंगे R1 R2 तो कट जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे रह जाएगा, क्लियर। और माइनस आई के साथ ये इधर आ जाएगा, R1 R2 फिर से ऊपर जाएगा और R1 प्लस R2 इसके भी नीचे आ जाएगा। तो ये भी सिंपल मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। तो अब V इज इक्वल टू ये आ गया जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और V का फॉर्मूला क्या होता है, अब V क्या चीज़ है, यानी अब तो ये जो V है इसमें तो दोनों ही सेल की EMF इंक्लूड होगी और दोनों ही सेल का रेजिस्टेंस, यानी ये जो V है ये हमें अब ऐसी वैल्यू दे रहा है जो इन दो सेलों के बराबर एक अकेली सेल काम कर रही है। अगर मान लो ये जो दो सेल पैरेलल में लगा, ये जितना काम कर रही है, ये जितना करंट पैदा कर रही है, उतना ही करंट उतना ही काम कोई एक अकेली सेल पैदा कर दे, तो उस सेल के V का फॉर्मूला V B1 B2 के बीच में क्या होगा, तो V ही होगा, और वो क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। और ये भी V आया, ये भी इक्विवेलेंट V है, दोनों का मिला के निकाल दिया हमने, तो ये वैल्यू E इक्विवेलेंट के बराबर हो गई और ये R इक्विवेलेंट के। तो E इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, E1 R2 यानी पहली वाली सेल की EMF को दूसरे वाले सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, यानी EMF एक सेल की, रेजिस्टेंस दूसरी का, E2 R1 बाय में R1 प्लस R2। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट आपका जो पैरेलल में होता है वही फॉर्मूला R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, E इक्विवेलेंट जो हमने लिखा है उसको डिवाइड कर देते हैं R इक्विवेलेंट से, तो आपको E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट ये क्या मिलेगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और 1/R इक्विवेलेंट आपको पता है ये 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला अच्छा फॉर्मूला है बजाय कि इसके, क्योंकि ये फॉर्मूला तो दो सेल के लिए ही है, और ये फॉर्मूला अगर मान लो और भी सेल आ जाए तो E3/R3 E4/R4, तो आप कितनी भी सेल के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे वाला भी ठीक है, नीचे वाला तो चलो
ये भी 2 के लिए अप्लाई हो रहा है। 3 अगर हो सेल तो उसका ये फॉर्मूला अच्छा रहेगा। तो ये फॉर्मूले जो है ये ज़्यादा अच्छे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने n सेल्स के लिए यूज़ कर दिया फॉर्मूला। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट की हम बात करते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सेल्स को यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में आएगा। तो ये हमने n सेल्स यूज़ की हुई है। ये लोड रेजिस्टेंस और करंट इन सभी सेल के कारण मिलके जो करंट आ रहा है वो है I। तो देखिए अब आपको पता है सेल्स n है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और आइडेंटिकल सेल्स है, सभी की EMF भी सेम है। तो टोटल जो n सेल्स है टोटल EMF क्या हो जाएगी उनकी, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जाना था NE हो जाएगी टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये NR, तो ये तो केवल इनका है और ये R तो रह गया। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये R सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ सीरीज में है, तो R प्लस NR हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब करंट क्या होगा, तो करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF आई आपकी NE, तो NE और टोटल रेजिस्टेंस आया आपका R प्लस NR। तो ये आ गया आपके करंट का फॉर्मूला। तो अब देखिए अब हम इस पे स्पेशल केसेस लगाते हैं और देखते हैं। तो पहला केस है अगर हमारा जो R है एक्सटर्नल कैपिटल R वो NR से बहुत बड़ा हो, यानी सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलके जितना बन रहा है उससे भी बड़ा है R कैपिटल R, तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं NR को। और NR को अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला रह जाएगा NE अपॉन में कैपिटल R। और E अपॉन कैपिटल R ये क्या है, अगर सोचिए हमारे पास एक अकेली सेल होती और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है आर के कंपैरिजन में, तो उसे लो या ना लो एडिशन में टोटल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सेल है अकेली उसका इंटरनल, जब सभी सेल का मिलके ही एनआर एनआर आप सोच के देखिए एनआर ही इस आर के सामने अगर छोटा है तो एक अकेला आर तो इसके सामने कुछ भी नहीं होगा कैपिटल आर के सामने, तो उसे नेग्लेक्ट कर दें। और एक अकेली सेल है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके साथ लगा हुआ है, आप ये सोचिए, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे सोचिए ऐसे। तो ये अकेला आर तो बहुत ही छोटा है, ये तो जीरो है किसके सामने, इस कैपिटल आर के सामने। तो अगर ये ना होता तो बताइए इसकी EMF E तो कितना करंट होना था सर्किट में, तो करंट होता I इज इक्वल टोटल EMF E और बाय में टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और हमें अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिल रहा है, ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं आर को बहुत बड़ा कर देते हैं NR से, तो NE अपॉन में R फॉर्मूला मिल रहा है। तो N क्या नंबर ऑफ सेल्स और E अपॉन R क्या है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। यानी जितनी ज़्यादा अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो करंट आपको मिलेगा सिंगल सेल के कारण जितना करंट होना था उसका n टाइम्स, यानी I आपको मिलेगा n टाइम्स ऑफ I ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिली। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो जाए सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से तो अब आपका R यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको जीरो कर सकते हो आप, और फॉर्मूला रह जाएगा NE अपॉन में NR, और N से N कट जाएगा और फॉर्मूला रह जाएगा E अपॉन में R। E अपॉन में R क्या है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। सोच के देखिए फिर से वही कंडीशन कि हमने कहा आपका जो अकेली एक सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये R और ये R, तो ये R नेग्लिजिबल है बहुत छोटा है लगभग जीरो के बराबर, तो यानी इसको खत्म कर दो और सीधा जोड़ दो। तो अब आपको जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा E अपॉन में स्मॉल r, सिंगल सेल के कारण जो करंट होगा वही मिलेगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए इतनी सारी सेल यूज कर रखी है लेकिन बार का जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल वो इंटरनल से बहुत छोटा कर दिया। तो देखिए सभी सेल होने के बावजूद भी उनका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है ये देखिए, केवल I ड्यू टू सिंगल सेल मिल रहा है और जबकि N सेल हम यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, हमें इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिए R इज मच 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 ग्रेटर देन होना चाहिए NR, तो तब जाके आप बहुत सारी सेल यूज कर रहे हैं तो आपको उनका बेनिफिट मिलेगा।
मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आई। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों शेयर कीजिए और इसे पढ़िए और नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।